स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वुलर झील को किस वर्ष रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था? ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1990। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। रूस के साइबेरिया में बैकाल झील के बाद जो जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा और सोपोर के बीच स्थित है। वर्ष 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। झेलम नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? ए वेरीनाग, बी गुलमर्ग, सी पहलगाम, डी सोनमर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वेरीनाग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। झेलम नदी कश्मीर क्षेत्र के भारत प्रशासित हिस्से में पश्चिमी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी की उत्तरी ढलानों से उत्तर पश्चिम दिशा में घूमती हुई कश्मीर घाटी से होकर श्रीनगर स्थित वुलर झील तक पहुंचती है, जो इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? ए 1962, बी 1975, सी 1981, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1981। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा इसके पारिस्थितिकी महत्व को देखते हुए वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कूनो के नाम पर रखा गया है और इसमें मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन है। यह विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी भोपाल, सी नैनीताल, डी देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी देहरादून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति का मार्गदर्शन करता है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 47। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत की राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ नीति संविधान के अनुच्छेद 47 द्वारा निर्देशित है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधि उपयोग को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। बता दें कि देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और मादक पदार्थ कानूनों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगला प्रश्न है, सहरिया समुदाय जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में रहता है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है और इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सहरिया को कोलारियन परिवार और भीलों की उपशाखा माना जाता है। सहरिया समुदाय को सेहर, सायर, सावर, सोनार, सहरा आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत की लगभग 7% जनजाति आबादी राजस्थान में रहती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम जनमन या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर की गई थी। यह अभियान 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संयोजन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की संख्या सबसे अधिक है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीवीटीजी एक अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उस वर्ग का उपवर्गीकरण है जिसे नियमित अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। भारत सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पीवीटीजी सूची बनाई। भारत में 75 पीवीटीजी हैं, जिसमें सबसे अधिक 13 ओडिशा में है तथा इसके बाद 12 आंध्र प्रदेश में है, अतः विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 279 ए, सी अनुच्छेद 265, डी अनुच्छेद 246 ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 279 ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जीएसटी परिषद, जो कि अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, द्वारा जीएसटी के कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें की जाती हैं। जीएसटी एक मूल्यवर्धित एड वैलोरम और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। लर्निंग बाय डूइंग या एलबीडी कार्यक्रम जो सरकारी स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।